अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जातियों का एक बुके तैयार किया है और ये बुके अपोजिशन के लिए आने वाले वक्त में एक भारी गहरा झटका लगने वाला है। अपोजिशन जिस जातिगत जनगणना की चाल को आगे बढ़ा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया है। 3 राज्यों में जो उन्होंने लीडरशिप दी, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम्स और स्पीकर्स की, उनको गौर से अध्ययन करने की ज़रूरत है कि बीजेपी जातियों का जो बुके तैयार कर रही है उसकी काट क्या है अपोजिशन के पास। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, 3 राज्य के जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जो जातिगत इक्वेशंस प्रस्तुत किए उन पर वो काबिले गौर है, उनको ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। जैसे राजस्थान, ब्राह्मण को कमान दी, राजपूत को लेकर आए डिप्टी सीएम में और एक शेड्यूल्ड कास्ट बिरादरी से लिया। फिर आप चलिए मध्य प्रदेश, ओबीसी को लीडरशिप दी, 2 कम्युनिटी को साथ में डिप्टी सीएम बनाए, ठाकुर कम्युनिटी से विधानसभा अध्यक्ष बनाया। छत्तीसगढ़ में क्या किया, आदिवासियों को कमान दी, साथ में 2 डिप्टी स्पीकर्स अदर कम्युनिटी के, डिप्टी सीएम अदर कम्युनिटी के लगाए और स्पीकर रमन सिंह को लगा दिया। ये जो जातियों का गुलदस्ता बीजेपी तैयार कर रही है, क्या अपोजिशन को इल्हाम है इस बात का कि जिस जातिगत जनगणना और सर्व समाज को लेकर चलने की बीजेपी जो राजनीति कर रही है, अपोजिशन को क्या ये बात समझ में आ रही है? शायद बिल्कुल समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो भी राजनीति के खिलाड़ी हैं वो सामने वाले के दांव पे स्वयं महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अखाड़े में तो वो खुद मौजूद हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये उनको समझ में भी आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, महिला, आदिवासी, अपर कास्ट, ठाकुर, ब्राह्मण्स और बनिया, इन कम्युनिटी को साथ में लेकर किस तरह का इक्वेशन साधने की कोशिश कर रही है। तो अब अपोजिशन के पास क्या है? बहनों भाइयों, कल अपोजिशन की एक मेगा मीटिंग है। ये मीटिंग कहाँ है? ये मीटिंग है दिल्ली में, जो इंडिया अलायंस की मीटिंग इसको बताया जा रहा है। इसमें तय होगा, क्योंकि लंबे समय से इनके यहाँ विवाद किस बात पे फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर, राज्यों में तालमेल को लेकर, और ये तालमेल इनका बन नहीं पा रहा है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से इनको मुकाबिल होने में काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है। ये जो जातिगत जनगणना की बात बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य हिंदी भाषी राज्यों में ये मुद्दा हावी करने की कोशिश की अपोजिशन ने, यह मुद्दा चला, लेकिन यह मुद्दा बहुमत का मुद्दा नहीं बना। ओपीएस का मुद्दा उठा, लेकिन यह मुद्दा चला नहीं। आरक्षण का मुद्दा उठा, चला, लेकिन बहुमत नहीं मिला। बहुमत किसको मिला? इस धारा के विपरीत धारा को। तो क्या विपक्ष इन हार के बाद अपनी गलतियों से सीखने को तैयार है? क्या वो कोई सबक लेना चाहता है इससे? और अपनी रणनीति और अपनी तैयारी को क्या नए सिरे तक पहुंचाने की कोई योजना विपक्ष के पास है? ये बहन भाइयों, ये एक बड़ा लार्जर कंसर्न है, और इस कंसर्न पर अपोजिशन के साथ साथ हमें भी आपको बात करनी होगी कि 2024 का चुनाव जब नज़दीक आ रहा है, सत्ता पक्ष की तैयारियों के मुकाबले प्रतिपक्ष की क्या तैयारियां हैं और वो अभी तक अपनी तैयारियों में कहां पहुंचे हैं, और कौन है जो भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड पर मुकाबला देने की स्थिति में है। तो आज की चर्चा बीजेपी के जातियों के गुलदस्ते, हालांकि वो बात कहते हैं कि सिर्फ 4 जाति है, गरीब, किसान, महिला और युवक, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी दे रहे हैं, कितने सिस्टमैटिकली दे रहे हैं। तो जब आप अपने दुश्मन को ना हरा पा रहे हो, खासतौर में विपक्ष के लिए कह रहा हूं, तो वहां जो तैयारियां, उनकी रणनीति है ना, उसका अध्ययन करना चाहिए, शोध करना चाहिए कि वो जीत रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं, वो ऐसा क्या करते हैं अलग से कि वो जीत जाते हैं। इसलिए विपक्ष को भी इस पर शोध करने की आवश्यकता है, और आज हम डिबेट में इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है, और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। ये गारंटी अगर आज देश को दे रहा हूं, तो इसका कारण आप सभी हैं। आज हम सब देशवासी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं।
एक ऐसा भारत जिस पर 140 करोड़ का भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है, जिसका दुनिया में सम्मान बढ़ा है, जिसने देश के अंदर आधुनिकतम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी आंखों से देख रहा है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहाँ बैलेट से वोटिंग पड़ रही है, और अमेरिका जैसा देश जो सबसे ताकतवर है वो महीनों वोट डालता है। तो अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो कम से कम बैलेट वाली नकल विकसित देशों की जरूर करेंगे। बीजेपी की जो सरकार बनी है ये झूठी बात कर कर लोगों को झूठे ख्वाब दिखाकर उन्होंने कहा कि 450 का सिलेंडर राजस्थान को देंगे। वादा किया 450 का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे छत्तीसगढ़ को। ये पूरा कर पाएंगे? अगर आप राजस्थान को 450 का देंगे तो यूपी को कब देंगे? तो भाइयों, आज मेरे साथ इस परिचर्चा में हीरो वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आसिम वकार MIM से हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अमित कुशवाहा जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, क्या बीजेपी तो कह रही थी कि सिर्फ 4 जातियां हैं जो उनके लिए मैटर करती हैं, गरीब, किसान, महिला, इस तरह की बातें, लेकिन जब सत्ता देने की बारी आई तो बीजेपी ने जातियों का गुलदस्ता तैयार किया। तो क्यों ना माने कि आप भी जातिवाद पर काम करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जिस दिन से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारी कैच लाइन रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब धीरे धीरे सबका प्रयास। और मुझे लगता है कि उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सभी वर्गों को, सभी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हैं जिसने जहां जैसा काम किया, जहां सर्वसम्मति नेतृत्व के साथ, लोकल लीडरशिप के साथ बनी, उस हिसाब से उस नेतृत्व को वहां नेतृत्व करने के लिए जगह दी। अब इसको जो लोग जातियों के चश्मे से देखते हैं, मैं लगता है कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति के नाम से ही जाना जाएगा। ऐसी हमारी व्यवस्था चलती चली आई है और हमें लगता है आगे भी इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पर इसको इस आधार पर देखना कि हमने सिर्फ जातियां ही देखी, नहीं साहब, हमने सबको अवसर दिया है, कोई भी पीछे छूटा नहीं। जिसको जहां अवसर मिला है और वो मुख्यमंत्री बन गया, लोग उसकी जाति देखने लगे। पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सबको समान रूप से अवसर दिया है, सभी वर्गों को अवसर दिया है। कोई छूट ना जाए, कोई मुख्य धारा में शामिल होने से रह ना जाए। कौन कार्यकर्ता है, कौन अच्छा कार्य करता है, कौन नेतृत्व कर सकता है, कौन अपने अपने प्रदेश को विकास की राह पर ले चल सकता है, हमने इसको आधार माना है। करिए ना कि आप लोग जातियों के नजर से देखते हैं तो जातिवाद करते हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। फिर दूसरों पर आरोप आप क्यों लगाते हैं कि फला पार्टी में तो बड़ा जातिवाद है, लेकिन एक्चुअली आप उसको खुद इंप्लीमेंट कर रहे हो? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी जब से गठित हुई 1980 से आज तक वो किसी जाति की पार्टी नहीं है, सभी वर्गों की पार्टी है। भले कहते लोग कुछ भी हो, कई मुहावरे चलते रहे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, पर हमेशा से ये मानना रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि हम विचार की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। ये तमगा ना हम पर कभी लगा है ना भविष्य में लगा। तो फिर आप जातीय जनगणना स्वीकार कर लीजिए ना। जातीय जनगणना के लिए मना कौन कर रहा है? हमारे नेता अक्सर कहते रहते हैं हाँ कर दीजिए और इसको एक सेंट्रल लॉ में तब्दील कर दीजिए। वहां जो हाल हुआ वो देखिए आप, वहां जो हाल हुआ वो देखिए। लोगों ने कहा सही हुई नहीं, हमारा रेशियो ज्यादा है, हमें वो है। फिर इसी इशू को लेकर सारे राजनीतिक दल जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सके, उन्होंने इसको इशू बनाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चुनाव भर गला फाड़ कर चिल्लाते रहे। जनता ने कहा नहीं साहब, नेतृत्व की गणना होनी चाहिए, विकास की गणना होनी चाहिए, कौन अच्छे मार्ग पर ले चलेगा उसकी गणना होनी चाहिए, कहां नेतृत्व ठीक है, कहां नीति ठीक है, कहां नियत ठीक है, इसकी गणना को जनता ने तो जातिगत जनगणना हो, इसके लिए आपकी पार्टी लोकतंत्र में कोई ठोस प्रयास करेगी? क्या कह रहे हैं ब्रजेश जी? क्या आपकी पार्टी कोई ठोस प्रयास करेगी कि जातिगत जनगणना हो जाए? देखिए, ठोस प्रयास तो लगातार कर रही है, लगातार प्रयासरत है। बिहार में उन्होंने कहा, सबने कहा करा लीजिए, कराया, लेकिन लोगों ने कहा गलत तरीके से हुई है। जो तमाम छोटी जातियां थी उन्होंने कहा हमारे साथ भेदभाव हुआ है। कुछ लोग खुलकर सामने आ गए, कहा हमारे यहाँ आया ही नहीं। तो इस तरह की जाति सही तरीके से करा के इनको जवाब दे दीजिए। केंद्रीय स्तर से करेगी,
सही तरह ही जाति जनगणना होगी। मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ सीखा उनसे कि वो कैसे जीतते हैं? देखा उनका जातियों का गुलदस्ता? अभी समझ में आया आप लोगों को या नहीं? ब्रिजेश जी, सीखा उससे जाता है जो सीखने योग्य हो, जो खुद जो है कहीं ना कहीं गुमराह करके जीत रहा हो, जो खुद जो है ठग के जीत रहा हो, उससे क्या सीखें? क्या सीखें हम इनसे कि किस तरीके से अपने कद्दावर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है? क्या सीखें हम इनसे कि किस तरीके से आप अपनी ही जनता के साथ आप धोखा करने का काम करते हो, कि अपनी ही जनता को आप कहते हो कि कोई जाति व्यवस्था नहीं है और जातियों के आधार पे आप राष्ट्रपति बनाते हो। मैंडेट का सम्मान करो। नहीं, आपको मिले मैंडेट तो भी सम्मान है और उनको मिले तो भी सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, लोगों की समझदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल हमें मैंडेट का बिल्कुल पूरी तरीके से सम्मान है, पर मैंडेट का सम्मान भाजपा भी तो करे। आप बताइए, चुने हुए जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे। एक पर्ची आती है, नया कल्चर है, एक पर्ची आती है दिल्ली से जो पर्ची चुनती है कि साहब ये मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा, और वो भी उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ाई जाती है जो खुद जनता के दिलों में रहता है, और उसको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। किसके लिए इतनी मोहब्बत है आपके मन में? कौन ऐसा बीजेपी वसुंधरा राज सिंधिया जी के लिए, वसुंधरा राज सिंधिया जी के साथ जो किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो लाडली बहना चिल्लाते चिल्लाते शिवराज सिंह चौहान जी के साथ इन्होंने किया, कि जिन्होंने अगर महिलाओं के हक की बात कर दी तो उनको इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। मतलब जो महिलाओं की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, वसुंधरा खराब नेता है, शिवराज तो एकदम चलेंगे ही नहीं। मैंने तो आज आपकी बात मान ली बीजेपी ने। मैंने तो वोटिंग से पहले आपके चैनल पे कहा था कि वसुंधरा राज सिंधिया जी का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा ब्रिजेश जी, मैं तो वोटिंग से पहले कहा था और वही सत्य हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुखौटा ओढ़ रखा था कि वसुंधरा राज जी को हम सम्मान दे रहे हैं, पर वो मुखौटा उखड़ के बाहर आ गया। आप लोगों का कुछ सेटलमेंट हुआ या नहीं? अभी की सीट वगैरह शेयरिंग की बात फाइनल हुई या नहीं? लड़ने तब जाओगे जब पहले पता तो चले। नहीं ब्रिजेश जी, हम लोग तो पूरी सीटों पे इंडिया गठबंधन लड़ेगा। हम लोग के बीच में तो कहीं कोई विवाद ही नहीं है। हमारे बीच विवाद है, सीट शेयरिंग का विवाद तो है? कोई विवाद नहीं है। कितनी सीट पे लड़ रहे हो? ये विवाद हाउ मेनी सीट्स? हम लोग 545 सीटों पे लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन 545 सीटों पे लड़ रहा है, पूरे देश के अंदर लड़ेगा और पूरी मजबूती से लड़ेगा। दिया जाता है जब अपना पता ना हो कि अपना खुद कितने सीट पे लड़। हमें पता है। समस्या ये, अगर हम बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी कुर्सी से उछल जाएगी। तो क्या दर्शकों को आप कमतर आंकते हो, दोयम दर्जे का मानते हो कि दर्शकों को बताना नहीं चाहते? ब्रिजेश जी, दर्शकों को भी पता है। अपना समय निकालकर आपको सुनने आए हैं, उनसे झूठ बोलोगे? नहीं ब्रिजेश जी, आज वक्त है सच बोलो। आपकी जनता को भी पता है। मैं चुनौती देता हूं कि बताओ। हाँ ब्रिजेश जी, आपकी जनता को भी पता है नहीं कि पता किसको कहां पे सम्मान मिल रहा है। हमें बिल्कुल नहीं पता है। ना। समस्या यह है कि अगर हम अपने पत्ते खोल के भी रख देंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी पे लग जाएगी कि कैसे इनके गठबंधन को कमजोर किया जाए। तो इसलिए हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। ठीक है, पता ही नहीं है तो पत्ता कहां? नहीं, सारे पता है ब्रिजेश जी, एक एक चीज पता, क्योंकि हम अंधेरे में नहीं रहते हैं। हम ना अंधेरे में अपने नेताओं को रखते हैं और ना अंधेरे में रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप चुनाव तो लड़वा लो लाडली बहना के नाम पे। मैं क्या तो कहूं, आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो आप जानो या हीरो वाजपेयी जाने। प्रदीप सिंह, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। आपकी पार्टी एक समानांतर यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। मैंने पहले भी समझने की कोशिश की है, आपसे भी पूछना चाहता हूं कि बिना अपने पार्टनर्स को विश्वास में लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और या फिर रोहित अग्रवाल बैठे, इनकी पार्टी पश्चिम में सक्रिय भी है, आपने इनसे कुछ कंसल्ट किया है या आप अपनी मनमर्जी से अकेले यात्रा निकाल रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के में जितने राजनीतिक दल हैं और जो चेहरे हमारे पास हैं, क्या एनडीए गठबंधन के पास हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, हर साथी अब पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच में, सबके अपने अपने कार्यक्रम हैं, चाहे वो लोकदल का अपना कार्यक्रम हो, समाजवादियों का अपना कार्यक्रम हो और कांग्रेस का अपना कार्यक्रम हो। हम लोग अपने अपने कार्यक्रम के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इनकी ये इमरान मसूद के इलाके से शुरू करने के पीछे क्या तात्पर्य है आपका? क्या मुसलमानों के बीच कोई अलग से पैठ बना रहे हो? नहीं, इमरान मसूद जी के इलाके सहारनपुर से शुरू कर रहे हैं ना? नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन ये यात्रा एक रूट प्लान तय हुआ और वो लखनऊ उधर से होते हुआ यहाँ तक लखनऊ तक के साथियों को जोड़ने की बात है। इसके बाद एक दूसरा कार्यक्रम आएगा जो पूर्वांचल। ये बताओ, आप बीजेपी की जमीन कब्जाने आए हो या अपने साथियों की जमीन हथियाओगे? बीजेपी की अब आप कहोगे तो मैं खुल के भी कह दूंगा, बंद में समझ जाओ तो अच्छी बात है।
बीजेपी की जमीन की बात नहीं है, बात यह इस प्रदेश और इस देश के युवाओं की है। जिन 4 जातियों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, किसानों के सीनों पर गाड़ी चढ़ाती है, उन्हें आतंकवादी कहती है, उन्हें देशद्रोही कहती है। जितने बलात्कारी हैं और बलात्कार के अपराध जिन नेताओं के पास हैं, वो सब सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। युवा जब रोजगार मांगने जीतने पे सारे पाप भूल जाते हैं, आपको तो पता है। निश्चित तौर पर इन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन हो या कोई और इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हों, सब अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ लोगों के बीच में। आपने कुछ सीखा कि बीजेपी कैसे आपको बार बार हरा रही है? तो निश्चित तौर पर आपने भारतीय जातियों के गुलदस्ते पे अध्ययन किया? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि दक्षिण के द्वार उनके बंद हो चुके हैं। तेलंगाना के साथ ही दक्षिण के द्वार बंद हो चुके हैं। निश्चित तौर पर थैंक यू प्रदीप जी। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकार साहब, आपका शुक्रिया। मैं घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे पूछ लेता हूं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या चाहता है? यूपी जोड़ो वालों के साथ जाएगा, या फिर इंडिया अलायंस का पार्ट बनना चाहेगा, या फिर साइकिल वालों के साथ जाएगा, या फिर बहन जी को भी पसंद करेगा? सबसे पहले तो मैं एक लाइन से शुरू करूं। आपने जब अभी प्रस्तावना पढ़ी तो आपने उसमें कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा फेल हो गया। नहीं 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 नहीं, फेल वर्ड मैंने नहीं यूज फेल नहीं किया। हुआ सर, चला, लेकिन बहुमत नहीं मिला। नहीं आप, हाँ नहीं, आपने कहा चला नहीं, उसको चला नहीं फेल समझ लीजिए। जातीय जनगणना का मुद्दा ऐसा नहीं कि चला नहीं, चला, वो उल्टा हो गया कि जो अपर क्लास था वो यूनाइट हो गया सर, और जिनके लिए जातीय जनगणना की बात की गई वो यूनाइट ही नहीं हो पाए। या यूं कह लिए कि जो अपर क्लास वोटर था या जो बीजेपी का वोटर था वो यूनाइट हो गया, वो चल गया मुद्दा। दूसरा, आपने मुझसे जो सवाल पूछा उस पर सुन लीजिए जी। 2024 के लोकसभा से पहले मुसलमान डिसाइड कर लेगा किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। अभी तो ये देखिए कि यादव किसके साथ जाएगा। सर कुछ उत्तर प्रदेश डिसाइड की करे बात ना कर रहा करे, हूं सर। मुसलमान एक मध्य चीज प्रदेश डिसाइड की। किया है कि आपके साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। सर वो आप डिसाइड मत कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू नॉट डिसाइड। वो हम लोग को करने दीजिए, मुसलमानों को करने दीजिए, वोटर्स को करने दीजिए। मैंने आपसे भी कहा कि ये डिसाइड करिए पहले कि यादव किधर जाएगा। समाजवादी पार्टी के सर प्रवक्ता अपनी बात सर बता दो। अभी सुनील कनेक्ट हो रहे हैं, भारतीय जनता उनका पार्टी वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मैं कर रहा हूं अभी उन्हें। सर, अपनी सर, अपनी बताओ सर। सर भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम बेवजह में नहीं करती। ये प्लानर लोग हैं सर। भारतीय जनता पार्टी ने जो यादव जी को बनाया है मध्य प्रदेश में, अभी वहां ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, इतने जुल्म सितम होंगे, इतनी दुकानें गिराई जाएंगी, बंद की जाएंगी, तोड़ी जाएंगी, लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे कि अभी एक जो रेखा है ना वो खिंच जाएगी। यादव वर्सेस मुसलमान कराने की तैयारी हो रही है। इसको हंसी में मत लीजिएगा सर। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता सर हूं यहाँ जिसको कोई मैं साबित हंस ना नहीं कर रहा, कोई आपको गलत नहीं बता रहा, आप एडवांस में तीर मार रहे हो। नहीं सर, सर 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 अभी यादव वर्सेस मुसलमान होगा। अभी जो सर वो मैं आपकी बात समझ गया, उनसे कुछ लेकिन ऐसे सर काम ये कराए भी तो जाएंगे बताइए उनसे कि मुसलमान नाराज होके सहारनपुर से कांग्रेस वाले कौन सी यात्रा सर, निकाल सुनिए रहे हैं सर। कि दूसरे लोग अरे सर, डिस्टर्ब आप- हैं? सर एक लाइन में आप या तो एक काम कर लीजिए, 5-7 मिनट मैंने दिए आपको, 10 मिनट आप सवाल पहले पूछ लीजिए तब बोलूंगा। सर मैं पूछ लिया, आप आपका समझ भी टाइम गए हैं। होता है, आप आपके स्टार्ट। पास चूंकि आज जवाब नहीं है, इसलिए आप इधर उधर गेंद फेंक के समय जाया कर रहे हो। नहीं तो मेरे सवाल का अब तक आप जवाब सर, देते। सुनिए सर, आप बहुत मैं समय बुद्धिमान जाया नहीं कर प्रवक्ता रहा हैं, हूं, आपने ये पता आप भी है कि जानते क्या हैं। सवाल हो रहा है। नहीं ये आप भी जानते हैं कि मैं समय जाया नहीं कर रहा हूं। लोकसभा पे जो अभी हमला हुआ, जिसपे इतने बवाल हुए, इतने सांसद निलंबित हो गए, मतलब सस्पेंड हो गए, निलंबित क्या, ये जो मुद्दा था एक्चुअल में ये विपक्ष के ऊपर उल्टा बैठ गया आकर। सर एक लाइन में एक बात बोलूंगा कि घोड़ों और गधों की रेस में हमेशा घोड़े जीतते हैं। पहले से डिसाइड होता है घोड़े ही जीतेंगे, तो रेस में हमेशा घोड़ों के मुकाबले में घोड़े ही उतारिए आप।
तो बराबरी की टक्कर की लड़ाई और रेस होगी। आप अपोजिशन लीडर्स का ये कहकर अपमान रही नहीं कर बात सहारनपुर सकते, से ये शुरू करें। आपत्तिजनक शब्द आपने इस्तेमाल किए। नहीं सर, अच्छा एक काम कीजिए ना, मैंने किसी का कोई कंपेरिजन थोड़ा ना किया है, मैंने कहा है कि रेस में घोड़े और गधे नहीं दौड़ सकते। अब आप अपने आप जबरदस्ती में किसी को आप डिसाइड कर दे रहे हैं, तो ये आपका सर मसला है, मेरा नहीं है सर। मैं रेस का सिस्टम बता रहा हूं, रेस के अदब व आदाब बता रहा हूं। अभी तक सर आपके गले से आवाज नहीं निकली और आपको जवाब नहीं सूझा कि मुसलमान चाहता क्या है। एक चीज चाहता है, आप नहीं चाहिए उसे। मुसलमान चाहता है भारतीय जनता पार्टी नहीं, मुसलमान चाहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, बीजेपी हार जाए, मुसलमान ये चाहता है। और मुसलमान के अलावा बाकी किसी की गारंटी नहीं है कि कोई बीजेपी को हराना चाहता नहीं चाहता है, सब अपने फायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुसलमान इकलौता है बेचारा जो देश की लड़ाई लड़ रहा है, देश के साथ खड़ा है कि बीजेपी हटे और बीजेपी की सरकार बदले। मुसलमान ये चाहता है सर। अरे यहां तो आपस में ही गेम हो रहा है ना। आपने देखा नहीं कि कांग्रेस क्या कर रही है यूपी में। नादान न बनिए, भोले बच्चे न बनिए आप। नहीं सर, मैं नादान भी नहीं बनूंगा, मैं भोला बच्चा भी नहीं हूं, मैं मैच्योर हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं। आप जो कह रहे हो मैं समझ भी रहा हूं और आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन मसला ये कुछ चीज़ों के लिए वक्त की दरकार होता है कि वक्त जो है वो बताता है सबकी अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपको इतना घेर दिया गया है कि आपके गले से आवाज तक आज नहीं निकल पा रही है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात का। मजबूती से लड़ा जाए। किस बात का? तो बताओ कोई ये लोग किसके साथ जा रही कम्युनिटी? आ गए हैं सुनील साजन, आप बड़े फिक्रमंद थे इनके लिए, आ गए हैं, सुन रहे हैं आपको, बोलिए अब। नहीं, मैंने जो बोलना था बोल दिया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई 100% वोटिंग करेगा तो मुसलमान होगा। सर खेल नहीं पा रहे हो आज सर। अब नहीं सर, बिल्कुल बोल रहा हूं और कुछ चीजें मत बुलवाइए। क्यों ना बुलवाऊं? आप चाहे कितना चाहेंगे मैं बोलूंगा भी नहीं। बोल तो दिया आपने, क्या नहीं कहा? कितनी कोशिश कर ले, आपने क्या नहीं कहा? अभी रिमाइंड कर दूं तो ये लोग आपके गले पड़ जाएंगे। अभी क्या नहीं कहा आपने? नहीं सर, कोई गले नहीं पड़ेगा। अगर इनको गले पड़ना होता तो ये मोदी जी के पड़ चुके होते अब तक। देखो कितना निकल रहा है अंदर से आपके। थोड़ा और निकालिए, निकालिए। मैंने आपसे खाली इतना कहा है, मैं फिर से कह दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पहले ये डिसाइड कीजिए कि यादव किधर जाएगा। ठीक है। अच्छा, सुनील साजन आ गए हैं मेरे साथ, मौजूद हैं, गारंटी है कि बीजेपी और के लाइव खिलाफ सुन रहे जाएगा। हैं। आप उनसे क्या पूछना चाहते हो? अगर आपके बात में तथ्य हैं, तर्क हैं, तो आप उनसे सवाल पूछो। कुछ नहीं है, बताओ उनसे क्या पूछ लूं मैं? मुसलमान आप किधर बार बार पूछ रहे थे, बुलाओ उनको, बुलाओ उनको। खिलाफ जाएगा। आ गए, अब पूछो उनसे सवाल। मेरी जगह आप ही सवाल कर लो। चलो आपको अधिकार देता हूं, पूछो उनसे। नहीं, आप पूछ लीजिए सर। आप पूछो सर। नहीं सर, आप पूछ लीजिए। इतनी मेहनत से तैयारी करके आप सवाल पूछते हैं, वो आपका हक है, मैं आपका हक छीनूंगा नहीं। ठीक, मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, आपका शुक्रिया। आसिम वकार काफ़ी फिक्रमंद थे कि आप देर से क्यों जुड़ रहे हैं, उन्हें काफ़ी बातें आपसे करनी थी, तो वो अपनी बात तो कह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी जो जातीय गुलदस्ता तैयार कर रही है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर कम्युनिटी को जोड़ के उनको लीडरशिप में हिस्सा देने की कोशिश, आप लोग को अंदाज़ा है कि जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे वो मुद्दे चले तो, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिला। क्या आप अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए तैयार हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया, लेकिन मैं सुन रहा था सबको। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, और आपने जो सवाल किया है कि बीजेपी जातियों का गुलदस्ता बना रही है, दरअसल दुर्भाग्य यही है ब्रजेश जी कि जब कोई पिछड़े समाज का या दलित समाज का नेता जातियों को जोड़ने का काम करता है, तो यही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले लोग कहते हैं कि ये जातिवादी। हम समाजवादी लोगों पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि हम जातिवादी हैं, और बीजेपी है जो महामहिम के राष्ट्रपति की जाति बताती है, जो गवर्नर की जाति बताती है, मोदी जी की सरकार में कितने पिछड़े हैं उनका पोस्टर लगा के बताती है, अब मुख्यमंत्रियों की जाति बता रही है। तो जातिवादी कौन है?
असल में अगर कोई जातिवादी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। असल में कोई पिछड़ा दलित विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई नफरत फैला रहा है, कोई नफरत वाली बात कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते? अगर हम जाति की बात करते हैं, हम पिछड़े की बात करने लगे, समाजवादी बात कर रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जातिवादी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहेंगे हमने तो 4 ही जाति देखी है, एक गरीब, एक अमीर, एक किसान, एक बेरोजगार। तो जब 4 जातियां आपने देखी थी तो आपको ओबीसी होने की क्या पड़ी थी? उन्हीं 4 में हो जाते आप। लेकिन क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बनना था तो आपने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में जोड़ करके कहा कि पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री चुनिए, पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री बनेगा। सर वही तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनेगा। मंच से राजनीतिक नैतिकता की पूरी बातें, ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन, मजबूत जातीय समीकरण देखकर आप लोग क्या बीजेपी की नीतियों से कुछ सीखने को, कोई सबक लेने को तैयार हैं? देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी अगर अच्छा कोई काम करे तो इनसे सीखें। इनसे क्या सीखें? बलात्कारियों को जेल से छोड़ना है। इनसे क्या सीखें? कि जो भ्रष्टाचारी उनको सम्मानित करना है। इनसे क्या सीखें? कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर नफरत फैलाओ, पिछड़े दलितों का छूत मानो, पिछड़े दलितों के बच्चों को नौकरी ना मिले, इस पर पूरी ताकत लगा दो। इनसे क्या सीखें? कि अगर आरएसएस की विचारधारा के नहीं है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हो सकते। तो इनसे सीखने लायक कुछ नहीं है। इनसे तो देश बचाना है, इनसे समाज को बचाना है। सुनील जी, एक इंटरवीनिंग क्वेश्चन है, ताना बाना था उसको बचाना। कांग्रेस कल से परसों से एक यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ की जो वोट बेल्ट है उधर से शुरू कर रहे हैं। क्या आपको कोई चिंता है कि कांग्रेस यूपी को लेकर कोई अलग गेम प्लान कर रही है, और वो भी आपके खास वोट बैंक को निशाने पे रखकर? देखिए ब्रजेश जी, हम चिंतित इसलिए नहीं है कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भाजपा और समाजवादी पार्टी 2 विचारधाराओं के बीच में है। बाकी कभी कभार कोई किसी की मदद करता रहता है तो वो अपने अपने लाभ है, अपने अपने फायदे हैं। मैं तो कांग्रेस किसकी मदद कर रही है यूपी में? अब इंडिया गठबंधन नहीं, देखिए हम कांग्रेस की मदद करते हैं। जब कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है, हमारी पार्टी का, हमारी विचारधारा का, हमारे नेता के चेहरे पर पड़ने वाला वोट कांग्रेस को मिल जाता है। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन से जब वहां कांग्रेस नहीं लड़ रही होती है तो जो पुराने कांग्रेसी हैं वो समाजवादी पार्टी से पर आसिम वकार इस बात से सहमत राजनीतिक रूप से नहीं है कि मुसलमान आप ही के साथ जाएगा? नहीं, वो खुद हमारे साथ हैं, हम खुद उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये कब हो गया सर, हम लोग को पता ही नहीं चला, ये कब हो गया? उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि राजनीति की जो हिस्ट्री है, मुझे याद है, और हम बड़ों से और पुराने लोगों से सुनते भी हैं, आप जैसे बड़े पत्रकारों से भी आंकड़े सुनते हैं कि जो 2022 में कितने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, भाजपा के खिलाफ मिला जी। वो भाजपा के खिलाफ रहेगा, समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता। वो देश को बचाने के लिए, देश के सामाजिक तानाबाने को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो बिल्कुल भाजपा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अमित कुशवाहा मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। आप समझ पा रहे हैं कि ये जिस तरह कास्ट के गुलदस्ते बीजेपी सजाने की कोशिश कर रही है राज्यों में, उसका इम्पैक्ट कुछ यूपी में पड़ेगा? बात भले ही वो कहें कि नारी, किसान, युवा, गरीब, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में वो कास्ट का बड़ा ध्यान रखते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अपनी एक योजना है, देश के तमाम सामाजिक दायरे को देखते हुए जो जातियों का यहाँ पर एक बहुत ही सघन एक नेतृत्व है और सबको कैसे समाहित करे भारतीय जनता पार्टी, उस पर सबका प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित करे। जैसा मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका
विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो एक योजना मेरे ख्याल से इन 9.5 वर्षों के बाद इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। और बीजेपी 2019 से ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी, और इसी का परिणाम है कि जब वो पुराने नेतृत्व से पीछा छुड़ाना मकसद था या फिर जातिगत गुलदस्ता तैयार करने का और नए लोगों को लाने का मकसद था? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जिस तरीके से 2019 में हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और मध्य प्रदेश में भी सत्ता गंवानी पड़ी, छत्तीसगढ़ में भी सत्ता गंवानी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है ये एक हमेशा से प्रयास रहा है कि आने वाली जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है उसको कैसे तैयार किया जाए। और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कुशलता से एक जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उनका जो लीडरशिप है, दूसरी पीढ़ी की लीडरशिप है, उसको तैयार किया है। शिवराज चौहान एक लंबे समय तक बहुत सफल सीएम रहे हैं, और उनकी आवश्यकता शायद केंद्र को होगी। वो शांति से बैठे रहेंगे कि उन्हें हटा दिया गया और वो कुछ करेंगे नहीं? भारतीय जनता पार्टी का जो देखिए कार्यकर्ता है, जो संगठन है, वो बहुत अनुशासित कार्यकर्ताओं से बना हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की सीएम हटाने के बाद कोई उठापटक भारतीय जनता पार्टी में कभी देखी गई है। आपको याद होगा कि जब बाबूलाल गौर जी को हटाकर उमा भारती को सीएम बना दिया गया था, उसके बाद भी कुछ हलचल नहीं हुई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सघन परंपरा है जहां पर वरीयता को, उनके अनुभव को पार्टी और संगठन बहुत यूटिलाइज करता है, प्रयोग करता है। उसका एक सकारात्मक असर संगठन में दिखाई देता है, और वरिष्ठ लोगों को सम्मान देना, और उसके साथ साथ उनका क्या प्रयोग हो सकता है, क्या अन्य राज्यों में प्रयोग हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसका प्रयोग बहुत अच्छे से जानती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी एक नेतृत्व के साथ दूसरे नेतृत्व को, दूसरे लाइन ऑफ नेतृत्व को जिसे कहते हैं, वो लगातार तैयार करती रहती है, और उसी का परिणाम है कि इन 3 राज्यों में एक नेतृत्व। थैंक यू अमित जी, शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि आप जिन जनता के मुद्दे हैं, चाहे गरीब हो, किसान हो, चाहे वो रिजर्वेशन के मुद्दे हों, चाहे कास्ट सेंसस के मुद्दे हों, आप सत्ता तो ले लेते हैं लेकिन आप उनके साथ न्याय नहीं करते। देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को अगर ये बात सताती है तो गलत तरह से सताती है उनको। ये लगातार 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उनको हराकर जीत चुकी है। लोकतंत्र में मुझे लगता है जनता ही जनार्दन है, और वही आपके सवालों का सही उत्तर देती है, और उस उत्तर में लगातार भारतीय जनता पार्टी यदि पास होते आ रही है, और आपने सारे प्रयोग कर लिया, आपने नकल भी कर ली और सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी यदि आप उसके आसपास नहीं पहुंचते, तो उन्हें मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास है, और वो लगातार उत्तरोत्तर हमारे नेतृत्व, हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारे संगठन के प्रति बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं विपक्ष में कमियां होंगी, इसलिए जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है ब्रजेश जी, आप भी देखते हैं, हम भी बरसों से देख रहे हैं, लोकतंत्र में एक पैमाना है जीत, और जीत का आधार क्या है? जनता का विश्वास। जो वोट पड़े उसी को आधार माना जाता। मेरे ख्याल से जब ये जीतते थे तब भी यही आधार था। भारतीय जनता पार्टी ने कोई डिस्कोर्स चेंज नहीं किया। ये जीतते थे तो जनता का वोट था, हम जीतते तो जनता का वोट है। अगर जनता हमें स्वीकार कर रही, और ये जनता को ही सेकंड दर्जे पे मानते, कहते झुटला दिया, गुमराह कर दिया, समझ नहीं पाई, तो अगर आपको देती थी तो समझती थी, आपको हराया तो समझ नहीं पाई। मुझे लगता है कि 2 अलग अलग बातें हैं, और जनता लगातार आपकी डिबेट को देख रही होगी। लोकप्रिय डिबेट है आपकी, लोग देखते हैं कि किस तरह से ये सही उत्तरों का सही उत्तर नहीं देते, ये हमेशा सवाल की श्रेणी में रहते हैं कि ये सवाल पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब देने को तैयार है कि साहब हम जनता के बीच में जानते हैं, जनता के बीच में कार्य करते हैं। आप भी तो मूल मुद्दों का जवाब नहीं देते ना, आप भी तो दूसरे पिच पे खेलने लगते हैं। मूल मुद्दों का जवाब, जो मुद्दे ये उठाकर ले गए, इस जो हमारे आपके सामने पूछते, ये जनता की अदालत में ले गए, जनता ने जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी कहां जवाब के लिए रह गई? हम अगर कहीं लूज करते तो ये पूछते कि इन्होंने ये मुद्दे जो वादे किए थे, जनता ने इनको खारिज कर दिया। जनता ने हमारे वादों पर विश्वास किया और लगातार करती जा रही है। फिर समाजवादी पार्टी, भाई 3 राज्यों में समाजवादी पार्टी का नहीं स्टेक था, मान लिया नहीं था। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी लगातार अपने नेतृत्व में रहते चुनाव हारी और हारती ही चली जा रही है। तो मुझे लगता है कांग्रेस अस्तित्व के संकट से गुजर रही, लोक दल अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही। विपक्ष है, हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। 10 विधायक लिए बैठे, आप कह रहे हो अस्तित्व का संकट है।
इतने विधायक हैं उनके पास, आप कह रहे हो कौन सा अस्तित्व का संकट आरएलडी पर मंडरा रहा है? भाई मेरी बात तो ब्रजेश जी पूरी हो जाने दीजिए। मैं इनकी अनगढ़ित का सम्मान करता हूं कि लोकतंत्र में जो सीटें इन्होंने जीती वहां जनता ने इनकी बात मानी। अगर हमने जीती तो जनता ने मानी, तो इसमें कहां परहेज करने की बात है? हमने तो नहीं कहा कि इनकी सीट नहीं है, लेकिन आप अपनी बात जनता तक न कह पा रहे हैं सही, और ना ही जनता आप पे विश्वास करे। और हमारी नीतियां यदि कुरीतियां होती या यदि गलत होती तो जनता विश्वास नहीं करती। लोकतंत्र में पैमाना चुनाव है, हम बातों का चुनाव में जवाब देने जाते हैं। ये अभी हमारे विरोध में लगे, हमारा पूरा संगठन कार्य में लगा, जनता के बीच में, प्रधानमंत्री से लेकर छोटी इकाई तक जनता के बीच में। बीरेन जी स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी ने कास्ट का एक गुलदस्ता तैयार किया इन राज्यों में, इसके जरिए यूपी में ये क्या राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं, और क्या ये जातियों के गुलदस्ते वाला कार्ड यूपी में चर्चा में आया या नहीं आया? देखिए, जातियों का वोट के हिसाब से टिकट वितरण से लेके हर चुनाव की एक सच्चाई है, लेकिन भाजपा आदिवासी तक पे नज़र रखे हुए है। तो आप सोचिए कि जो बड़ी जातियां हैं उनको कहाँ वो छोड़ पाएगी। पहले राष्ट्रपति बनाया आदिवासी, फिर वहाँ पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में सीएम बना दिया। लोग ये चर्चा करते थे कि भाजपा जो है वो यादवों की विरोधी है, उनके ऊपर यह आरोप लगता था। लेकिन अब इन्होंने मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बनाकर ये भी समीकरण साधा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान था, जो सबसे बड़ा विपक्ष की ताकत था, वो लगातार जो हार होती जा रही विपक्षी दलों की, उससे वो भी हताश हुआ है। जो कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को वोट देता रहा, उसके सामने उसके मनोबल का संकट आ गया कि बीजेपी को कैसे रोका जाए, कैसे हराया जाए। तो बीजेपी इसका सीधा फायदा हिंदुत्व वोट के रूप में लेती जा रही है। अब ये बात जरूर है कि बीजेपी ने जो 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो तीनों मुख्यमंत्री बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं हैं, न उनके बहुत बड़े जातीय समीकरण हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बस खाली एक चीज़ यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ससुराल सुल्तानपुर में है, बस इससे ज़्यादा और कोई बहुत बड़ा एडवांटेज अभी तक उनके नाम से कोई चमत्कार उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। अब भाजपा में जब वोट मोदी के नाम पर मिलता है तो उनको जातीय समीकरण बहुत बनाने की क्या ज़रूरत। लेकिन संगठन में, सरकार में हर जात के ओबीसी से लेके एससी तक उन्होंने बैठाया कि जब वो वोट मांगने जाएं अपने समाज में तो वहाँ पर वो कह सकें कि हमको ये पद मिला है। दूसरी ओर आप देखिए तो जो इंडिया गठबंधन है, उसका जो सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी, उसको कांग्रेस के नेताओं ने नाखुश कर रखा है। उन पर इतने हमले किए कि वो नेता उनके नाराज हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव बैठक में जाने वाले हैं कल, लेकिन अभी सीटों के तालमेल पर बहुत ना नुकुर चलेगा। कांग्रेस 30 लोकसभा सीटों की उत्तर प्रदेश में समीकरण बना रही, दावेदारी कर रही, जो एक कैटेगरी की वो सीट मानती है। अब उसमें 30 में मिलेगी कितना, ये देखना होगा। ब्रजेश जी, लोकसभा का चुनाव एक लक्ष्य है, ये जरूर है बीजेपी के सामने, और उसको फायदा जातीय समीकरण के आधार पर भी है और 3 राज्यों की जीत के बाद भी है। तो अब कांग्रेस के नेताओं को यह तय करना होगा कि वो अपना अहंकार खत्म करके मिलजुल कर वो विपक्ष की ताकत को बढ़ाएं। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि मायावती और अखिलेश ये एकजुट नहीं हो रहे हैं। जब ये एकजुट नहीं हो रहे हैं तो बीजेपी के सामने अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसका फायदा या इसका प्रभाव आप देखिए कि आज देश की संसद में विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया है कि उसके 92 सांसद निलंबित हो गए, लेकिन न कोई आंदोलन, न कोई धरना, न कोई विरोध। ये इतना मामूली बात नहीं है। तो बीजेपी से ऐसे लड़ने के लिए एकजुटता तो वहाँ दिखानी पड़ेगी। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, शराब कांड की
अपार सफलता के बाद भी बीजेपी जीत रही है। अब 21 दिसंबर को केजरीवाल को ईडी ने फिर बुलाया है। लोग कहते हैं कि फलाना बी टीम है, फलाना पार्टी बी टीम है। कई कल को आम आदमी पार्टी के लिए भी ये ना कहा जाने लगे कि अब वो भाजपा की बी टीम बन गई है जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक चीज का बड़ा उत्साह इस बात को भी लेकर है कि वह कुर्ता पैजामा आजकल हर नेता तैयार करे बैठा है, पता नहीं कब किसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो चांसेस बहुत हैं लोगों के पास, ब्राइट चांसेस जी। तो हाँ, तो भविष्य बड़ा चमकीला है, इसलिए लोग भी काफी उत्साहित हैं भाजपा के साथ। वैसे जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र के सबसे प्रबल शत्रु जातिवाद और छुआछूत हैं, और छुआछूत तो खत्म हो गया लेकिन जातिवाद अभी तक इस देश से नहीं जा पाया और चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। आप देखिएगा वहां जातीय समीकरण के आधार पर ही सारी पार्टियां टिकट देंगी। बहरहाल कहते हैं कि जातिवाद का जहर फैलाकर रोटी कमाने वाले नेताओं की जातिवादी सोच मजबूरी है, मगर जनता जब मिलकर इन जातिवादों नेताओं का विरोध करना उसके लिए भी जरूरी है। और गिने इंसान जा रहे हैं, गिनती वोटों की हो रही है जी, और समाज सेवा के नाम पर राजनीति वोटों की हो रही है। नेताओं के घर में जातिवाद के नाम पर जश्न है और गरीब के घर में बात अभी भी जख्म और चोटों की हो रही है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये बीजेपी वाले क्यों कह रहे हैं, बार बार आपके वजूद पर सवाल क्यों उठाते हैं? ऐसा क्या है तथ्य उनके पास, क्यों कहते हैं कि आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है? हालांकि मैंने आपत्ति की थी वाजपेयी जी से। नहीं, बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपने आपत्ति की थी और हीरो वाजपेयी जी बहुत सुंदरता से उससे निकल गए, क्योंकि ये बहुत परिपक्व प्रवक्ता हैं और ये तो उस संघर्ष के दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जब इनको कैंडिडेट नहीं मिलता थे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटों पे। और उस समय मुझे लगता है कि मुझे सही पूरा तो ज्ञान नहीं है, शायद चुनाव लड़ा हो इन्होंने, और पर आज टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी इनको। अरे पूर्वी में चुनाव होने जा रहा है आज, हाँ, लेकिन आज क्योंकि इनको मार्गदर्शक मंडल में तो डालेगी, पर जो दूसरे दलों से जो नेता आएंगे उनको सम्मान मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में। फर्स्ट टाइम एमएलए को चीफ मिनिस्टर बनाओगे आप, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे पूछोगे भी नहीं। तो बाकी मैं अस्तित्व की बात बता दूं भारतीय जनता पार्टी को कि चक्रव्यूह रचो चाहे तुम जितने, मैं रण नहीं छोड़ूंगा, मैं कलयुग का अभिमन्यु हूं, सारे चक्रव्यूह तोड़ूंगा। जो सवाल पूछने पे आज 31 सांसद आपने सस्पेंड किए हैं ना, एक चीज याद रखिएगा, 7 दरवाजे तो होना चाहिए, यहाँ 7 सीट मिलेगी लड़ने की, अभी इसी बात पर जोखिम है। दीदी विजय जी, सीट कितनी मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा कि कितनी सीटें राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। परंतु ये बात सत्य है कि जो आज सवाल पूछने पे अत्याचार हो रहा है और सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, ये देश हमारा है, जितने अत्याचार करने हैं कर लो, सवाल पूछना हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस धरती के अंदर लहू जो है हमारे पूर्वजों का है। आपके पूर्वजों ने तो माफी मांगी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई एफर्ट कर रही है उत्तर प्रदेश में खुद को रिवाइव करने का? नहीं ब्रजेश जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कौन सा लगातार भैया, बताओ, हम लोग भी तो जाने। नहीं, निश्चित तौर पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुनीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर रही। हमारी नेता प्रियंका गांधी सड़कों पर रही हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पर रहे हैं, और यही नहीं, हमने इनकी लाठियां खाई हैं और हम जनता के मुद्दों के लिए हम जेल तक गए हैं। बात महत्वपूर्ण यह है कि आज इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लोगों के बीच में है, और आज बुनियादी मुद्दों पर आज किसानों की जिस तरह बात हो रही है, आज किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ाने वाले राजनीतिक दल से जनता सवाल करने जा रही है। बेरोजगार नौजवानों पर लाठी चलाने वाले दल से जनता सवाल करने जा रही है। और महिलाओं को, तीसरी बात महिलाओं की बताते हैं, हमने अभी बताया कि बलात्कारी नेताओं का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल, उनसे जनता सवाल करने जा रही है। और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन लोगों के बीच बर्खास्त हुए या नहीं सोनभद्र वाले?
नहीं हुए अभी, हैं? ना हुए हैं और ना होंगे। अच्छा, हाँ, आपको जब पता तक है? संघर्ष नहीं करेंगे सड़कों पे हम लोग, याद अरे तक हमने नहीं तो था आप देखा है ना लोगों इनका को। इतिहास, ना होंगे। हमने तो इनका इतिहास देखा है ना। कुलदीप सिंह सेंगर के लिए कितना संघर्ष करना आपका पड़ा नाम था। प्रदीप सिंह है क्या? आप क्यों बीच में बोल रहे नहीं, हैं? प्रदीप भाई कर। बताएंगे, हमारे ही सहयोगी हैं। हाँ, ब्रजेश बोलिए। जी देखिए, या आप कुलदीप सेंगर वाले में जब आपने मुद्दे को पूरी तरह उठाया, उसके बाद जब गिरफ्तारी की नौबत आई और तब जाके मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं डिबेट कार्रवाई हुई में। कुलदीप सेंगर। वकार साहब, ये कब हो गया? सुनील चिन्मयानंद साजन जो जी क्लेम आज कर भी रहे जो है हैं कि पूरी, आप आराम और से वो रह एक रहे हो गए हैं और अब आप लोग मिलकर कर रहे हैं, ये कब हो गया? अरे ये हर बात टीवी पे मत पूछा कीजिए आप। और कहाँ पूछ लूं भैया, मेरे पास कौन सी कुछ भी जगह हो है कि मैं सकता है, पूछ सब लूं? सियासत है ये सर, ये सियासत है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि हर बात ना पूछा कीजिए, और वक्त आपको सब कुछ बता देगा कि कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। अभी 2024 की तैयारी करिए, और 2024 ये पहला डिबेट शो है जहां आप भी आसिम तैयारी वकार ये कीजिए, प्रतिबंध साझा लगाते करें, हम भी कर रहे हैं हैं। एंकर पर कि ये वाला सवाल मत करना हमसे। जी क्या कहा आपने? ये ऐसा डिबेट शो है जहां आसिम वकार ये प्रतिबंध लगाते हैं एंकर पर कि ये वाला सवाल हमसे मत किया करो। पिछली बार भी आपने यही मुझसे कहा और अभी भी यही कह रहे हो, तो फिर क्या पूछूं? हाँ, नहीं सर, अब आप अंदर की बातें पूछे ले रहे हैं, मैं कैसे बता दूं? तो अब आप मुझे बताइए तो कि वेट कीजिए सर। नहीं ठीक है, मैं वेट कर लेता हूं, जब उचित लगे तभी बताइएगा। जनता भी तो इसीलिए वेट कराती है आपको। फिर जब मैं कहता हूं कि आपको छूने को तैयार नहीं, तब आपको मेरी बात बुरी लगती है। अब देखो कांग्रेस कितनी तेजी से दौड़ रही सहारनपुर की तरफ, और आप उधर हलो करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं दौड़ रही सर। शिवपाल यादव देखिए इन दिनों पश्चिम यूपी के दौरे पर हैं। समाजवादी पार्टी चिंतित है, कांग्रेस अपने सेनापति को लगाया है। समझिए मेरी, आप समझने नहीं चाहते हो। पेट्रोल लगा के दौड़ा रहे हैं उसको। नहीं सर, आप मेहनत कर रहे हैं, आप पूरी ताकत लगा के कांग्रेस को दौड़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दौड़ेगी नहीं सर। अच्छा, कांग्रेस असल में अपने साथियों को धोखा देके और पीछे छोड़कर दौड़ना चाहती है। सबको साथ लेकर चले, सबको सम्मान देकर चले, सबकी इच्छाओं का सम्मान करे, तो मैं समझता हूं कि एक बार माना जा सकता है। किसको धोखा दे रही है? आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितना ही पेट्रोल डाल लीजिए, एवरेज खराब है कांग्रेस का सर। नहीं, धोखा कांग्रेस किसको दे रही है? सबको दे रही है, पूरे देश को दिया है सर। मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बैठे हैं, खैर यूपी वाले हैं, नेशनल वाले नहीं हैं। प्रवक्ता होता है सर, उसको समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मांगी थी सर। मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 सीटें मांगी थी कमलनाथ साहब से। किसने? कौन? अखिलेश फकलेश। छोड़ो अखिलेश फकलेश, आप अखिलेश यादव के लिए भाषा होती है एक मुख्यमंत्री। सुनील साजन के एक डायलॉग के बाद आपके तो बोली, सुर, ताल की भाषा सब बदल गया आपका। तो आप तो अखिलेश यादव के लिए लड़ने चले आए यहाँ पे। बात उसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है सम्मान की सर। मैंने कभी जिंदगी में अपने मुंह से राहुल जी के बारे में इस तरह की बात नहीं की होगी। मैंने कभी अपने मुंह से योगी जी के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं बोली होगी, मोदी जी के बारे में नहीं बोली होगी। मैंने कभी उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, उनके मान सम्मान के बारे में होगा, वो उठाएंगे। सम्मानित लोग हैं, चाहे आपने क्या तकलीफ है, आपने क्या दर्द है? सर हमें दर्द यह है कि अब की से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कि उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर किसी का अपमान करेंगे वोटर्स का और पार्टियों का, तो सजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगी। ठीक है, सुनील साजन बेटर अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, मैं उनसे ही पूछ लेता हूं। वकार साहब जो कह रहे हैं, आप उससे सब सहमत हैं क्या? सुनील जी। जी ब्रजेश जी। सुनील जी, जो आसिम वकार जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं उससे? नहीं, आसिम वकार जी हमारे बड़े भाई हैं, और अगर वो हमारे नेता के बारे में ये बात कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ, तो ये उनका बड़प्पन है, हम उनका धन्यवाद देंगे। लग रहा है दो लेकिन अपमान करने वालों का हुआ क्या? कहां है आज माननीय कमलनाथ जी? और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो क्यों नहीं है? ये बात कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी समझ गया है। और मुझे लगता है जो आप एक बात अभी आपकी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे, तो आपने कहा
कि जो वरिष्ठ इनके नेता हैं सबको घर बिठाया जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी में उनको घर बिठाया जा रहा है जो सीएम थे और पीएम का ख्वाब देख रहे थे। वो मामा हो या वसुंधरा जी हो, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के से सबसे ज्यादा पीएम का सपना देखा जाता है। जो माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो ऐसी गलती ना करें कि जो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व है हीरो वाजपेयी जी का, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है नेताओं को खत्म करने के लिए। अपने ही नेताओं को खत्म करने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। किस बात का डर है, क्यों डर है, किस लिए डर है? बीजेपी ने तो आपकी बात ही मानी है। आप कह रहे थे कि शिवराज चौहान ठीक नहीं है, बीजेपी ने कहा हाँ ठीक, सपा वाले कह रहे हैं मान लेते हैं। आपने कहा वसुंधरा अच्छी नहीं है, आपकी बात मान ली। आपने कहा रमन सिंह को घर बिठाओ, उन्होंने स्पीकर बना दिया। आप ही की बात तो मानी बीजेपी ने। अगर भाजपा इतनी मान रही तो मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि मोदी जी देश के लिए शुभ और अच्छे नहीं है, उनको बिठा दें। तो क्या घर बिठा देंगे मोदी जी को? सर 3 चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन किया है, आप घर बिठाने की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, आपने कहा ना, तो क्या शिवराज सिंह चौहान ने कम प्रदर्शन किया? शिवराज सिंह चौहान मोदी जी का रिकॉर्ड न तोड़ दे इसलिए उनको घर बिठा दिया गया। वसुंधरा राजे को इसलिए नहीं बनाया गया कि वो बराबर से बात करती हैं, उनको गुलामी स्वीकार नहीं है। एक मुद्दा उठाया आसिम वकार ने, मैं उस पर आपकी सहमति और असहमति चाहता हूं। वो उनका कहना है कि कांग्रेस धोखा दे रही है आपको, क्या ये बात सच है? नहीं, कांग्रेस को बड़ा मन करना चाहिए और धोखा कांग्रेस को सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, वरना धोखा देने वालों को जनता कभी माफ नहीं करती। वो हम हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, वकार साहब की पार्टी हो, कोई भी पार्टी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? देखिए ब्रिजेश जी, विपक्ष एक अजीब से कसमकस और अजीब से स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि अभी हाल में जो 3 राज्यों के परिणाम आए और उसमें जिस तरीके से विपक्ष का जो एक सामूहिक लक्ष्य था वो बिखर गया, और उसका निश्चित तौर पर 2024 में एक बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। दूसरी बात है कि विपक्ष इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है कि वो कहाँ चूक कर रहा है। राज्यों की जब चुनाव होते हैं और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एजेंडे अलग अलग होते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन वो देश की जो वाइब्स है उसको पकड़ पाने में अभी भी असमर्थ है। वो उत्तर प्रदेश की जनता, या हम यूँ कहें कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत, जिस तरीके से देखे पूरे देश की जनता का जो मतदाता हैं उसका मूड भांपने में विपक्ष पूरी तरीके से अच्छा कहते हैं कि अभी उसके पास वो एबिलिटी शायद नहीं है, वो खो गई है। अरे सर 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिले, निश्चित तौर पर कहाँ वो सक्षम नहीं है? सक्षम नहीं होते सर, यहाँ तो मोहल्ले में 5 वोट न मिले, उन्हें 5 करोड़ वोट मिले। देखिए, एक वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के पास है और तेलंगाना में उसकी एक अच्छा वोट बैंक उसे मिला भी। लेकिन देखिए, परिणाम लोकतंत्र में कैसे तय होंगे? वो होंगे कि सत्ता में कौन आता है। हैरानी सिर्फ आसिम वकार की बातों पे हुई, जनता किन्हें स्वीकार करती है, जनता किन्हें स्वीकार करती है। हैरानी केवल वकार साहब पे हुई। इसलिए विपक्ष अभी भी जिस तरीके से अपनी अपनी गोट सेट करने में लगा है, कोई परिवार बचाने में लगा है, कोई जाति बचाने में लगा है, कोई किसी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है, कोई हर थैंक यू अमित जी, इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व करने वाला है, समय समाप्त हो चुका है और मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज शाम आप सबने अपना अपना कीमती वक्त इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।